क्या एजेंडा अचीव कर लिया जाएगा? क्या फ़लस्तीन में अमन रिस्टोर हो पाएगा? डालने के बाद फिर इसराइल के पास ये होगा कि जी उनको वो एमनेस्टी दे या ना दे। बोर्ड ऑफ पीस बनना है जिसकी सरबराही प्रेसिडेंट ट्रंप करेंगे और उसमें टोनी ब्लेयर और दूसरे लोग शामिल होंगे। 8,000 फ़लस्तीनियों ने मार दिया है, लेकिन इस दिन खुसूसी तौर पर ये मग़फ़रत की दुआ करते हैं कि खुदा का वास्ता कि ये तमाम चीजें किस तरफ जा रही हैं। कि पाकिस्तान ने जो नॉमिनेशन दी थी उनको नोबेल प्राइज के लिए, कम से कम वो हम वापस ले लें। सब आप मुझे बताएं, आप इस वक्त क्या देख रहे हैं? फ़लस्तीन का जो मामला है, तस्वुर ये किया जा रहा था कि जब अमरीकी सदर की जानिब से कुछ पॉइंट्स सामने रखे गए थे कि इसका हल निकाला जा सकता है, इसराइल को वहाँ से निकाला जा सकता है, अमन को रिस्टोर किया जा सकता है, लेकिन जब से उसमें नेतन्याहू ने एंट्री ली उसके बाद से ये मामला खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। आप मुझे बताएं कि अब होगा क्या? क्या एजेंडा अचीव कर लिया जाएगा? क्या फ़लस्तीन में अमन रिस्टोर हो पाएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो प्लान है 20 पॉइंट्स प्लान अभी जो आया है, तो इस पे एतमाद में लिया गया था एक वक्त पे। वो जो 8 सरबराहान जो थे मुस्लिम दुनिया के अहम तरीन मुल्कों के, लेकिन अब उनमें से बहुत से ये कह रहे हैं बशमूल पाकिस्तान कि जो मुसवदा हमें दिखाया गया था या जो हमारे से बुनियादी चीज़ें अग्री हुई थी वो अब इस 20 पॉइंट प्लान मंसूबे में शामिल नहीं है। अच्छा, अब उसकी भी डिटेल्स तो नहीं आई, लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है कि उनको एक एश्योरेंस दी गई होगी कि ये अगर ये जो है सारा 20 पॉइंट वाला मंसूबा अगर ये हमास से एग्री कर जाती है इस पे और ये बात चलती है, तो वो फिर एक फ़लस्तीनी रियासत का जो क़याम है, जो सबसे बड़ा मुतालबा है वहाँ के ज़ाहिर फ़लस्तीनियों का, वो क़याम में आएगी। लेकिन और उसकी तरफ एक रास्ता होगा। लेकिन जब ये मंसूबा बाहर आया है तो उसमें तो देखें, पहले जो 4-5 उसकी टर्म्स हैं वो तो टर्म्स ऑफ सरेंडर हैं बेसिकली हमास के लिए, कि हमास हथियार डाल दे, हमास जो है अपने जो भी उनके पास बाकी मांदा जो वो रह गए हैं हॉस्टेजेस या यरगमाली, वो सारे इजराइल के हवाले कर दे, जिंदा या मुर्दा जो जिस हालत में भी हैं वो। और इसी तरह फिर वो जो है हथियार डालने के बाद फिर इसराइल के पास ये होगा कि जी उनको वो एमनेस्टी दे या ना दे। तो जो है इसी तरह की बाकी शकें हैं। कुछ शकें फिर इस बारे में भी हैं कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कौन करेगा उसके बाद, जब अगर वो हथियार डाल देते हैं और ये जंगबंदी हो जाती है, उसमें एक बोर्ड ऑफ पीस बनना है जिसकी सरबराही प्रेसिडेंट ट्रंप करेंगे और उसमें टोनी ब्लेयर और दूसरे लोग शामिल होंगे। और उसके नीचे फिर पैलेस्टीनियंस सारे ब्यूरोक्रेटिक या टेक्निकल लेवल पे होंगे और उसमें पीस कीपिंग ट्रूप्स आएंगी दूसरे मुल्कों से। अब वो सारा कुछ तो है। और फिर एक ज़ाहिर वो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन होगी जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, और रिकंस्ट्रक्शन होगी बाद में। और फिर वो कहते हैं जी डी रेडिकलाइज करेंगे हम इसको सारा, कि ये टेररिज्म से इसको पाक करेंगे। तो अब वो सारा जो मंसूबा है, जो उसके पॉइंट्स हैं, ज़ाहिर है ये बहुत क्लियरली इजराइल के पर्सपेक्टिव से जो है ना काफ़ी सारे ड्रॉ किए गए हैं। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि हमास की तरफ से, और ये मैं अपने इंटरव्यूज में कह चुका हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हमास इसको कैसे मानेगी, क्योंकि ये तो टर्म्स ऑफ सरेंडर हैं। वो इसके बाद तो उनकी सारी जो भी उनकी मलेशिया वो ख़त्म हो जाती है, और वो उसके बाद फिर अपनी जो अगर वो जो भी चाहते हैं उनका कॉज है उसको तो वो फिर कुछ भी काम नहीं कर सकते इसके बाद। तो अभी उनकी तरफ से कोई बयानात भी आ गए हैं जिसमें वही उसी तरफ इशारा है कि वो शायद इसको नहीं माने। अगर वो नहीं मानते तो ये प्लान तो उधर खत्म हो जाता है ना। इनिशियल प्लान तो कोई और था ना, लेकिन जब से उसको तब्दील किया गया है तो फिर ये मामला रुक गया है। लेकिन अगर इसको रीविजिट किया जाता है और इसे बिल्कुल उसी तरह बहाल किया जाए जैसे ये पहले था, तो फिर इसे कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन इसके इम्कानात ना होने के बराबर हैं। शहजाद हुसैन भट्ट साहब भी हमारे साथ हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करना है। भट्ट साहब, आप क्या देख रहे हैं? जहाँ हम बात कर रहे हैं फ़लस्तीन में इसराइलियों की जानिब से ढाए जाने वाले मज़ालिम पर, वहीं ज़राए का ये कहना है कि यहूदियों को भी कुछ क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि फ़लस्तीनी जो हैं वो बेमौत मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर जो जुल्म और बर्बरियत हो रहा है अब तो उसके ऊपर पूरी दुनिया यकज़बान हो गई है। ऐसे में जो इंसिडेंट पेश आया यूरोप और बरतानिया में, आप ये देखें कि सिनेगॉग में जो अनफॉर्चुनेट सा वाक़या पेश आया उसके ऊपर भी रिटेलिएट किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि वो उनका एक इंतहाई अहम दिन था जिसके ऊपर वो अपनी इबादतगाह में मौजूद थे, और उस दिन वहाँ पर ये कार्रवाई की जाती है जिसमें अनरेस्ट होता है। और मुझे ये बताएं कि आखिर ये जो दिन है इनका, यौम किपुर जिसे कहा जाता है, इसकी तारीख़ी हैसियत क्या है? देखिए मुनीज़े, बड़ा दिलचस्प सवाल किया है आपने। यौम किपुर के हवाले से अगर आप बात कर रही हैं तो ये बड़ा मुक़द्दस और अहम दिन यहूदी समझते हैं इस दिन को। जैसे हम मस्जिद में, हिंदू मंदिर में, ईसाई चर्च में, और यहूदी जो है
वो साइनागॉग यानी यहूदियों की इबादत गाह, यानी 25 घंटे का ये रोज़ा रखते हैं, सफ़ेद लिबास पहनते हैं, गुनाहों का इतराफ़ करते हैं। 60,000 फ़लस्तीनियों ने मार दिया है, लेकिन इस दिन खुसूसी तौर पर ये मग़फ़रत की दुआ करते हैं और अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। ये गुज़श्ता रोज़ जो आप बात कर रही हैं, ये वाक़या है साइनागॉग हेडन पार्क। ये मैनचेस्टर बरतानिया का जो इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर है, वहाँ पर ये हीटन पार्क के अंदर ये सारा वाकया। तो एक गाड़ी आती है, गाड़ी आकर गाड़ी उनके ऊपर चढ़ती है और उसके बाद चाकू के वार से 2 अफराद कत्ल हो जाते हैं और कुछ अफराद जख्मी हो जाते हैं। अच्छा, मौके पर ही ये जो हमलावर है उसने बम बांधे हुए हैं। जब उसको चेक किया जाता है तो वो बम की बजाय खिलौने निकलते हैं और फिर वो खिलौनों वाली जैकेट ये उतार कर अपने पास रखते हैं। उसके बाद सिर्फ एक चाकू था जिससे 2 अफराद को कत्ल किया और बाद इन्होंने उसको शहीद कर दिया है। अब बात यह है कि पूरी दुनिया अगा लग गई है जी, रौले पे गए जी, बड़ा जुल्म हो गया, 2 अफराद जाब हो गए। अफसोस की बात है, लेकिन अफसोस की बात उस वक्त होगी जब नेतन्याहू जो कह रहा है कि ये दहशत गर्दी हुई है, वजीर आजम इंग्लैंड जो कह रहा है कि अब मैं तहफ़्फ़ुज़ मजीद बढ़ा दूंगा, अब मैं आपको तहफ़्फ़ुज़ दूंगा, अब ऐसा वाक़या नहीं होगा। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है। वज़ीर आज़म बरतानिया नेतन्याहू भी अफसोस करे ना उन 60,000 अफराद का जो हमारे गजा में इन्होंने शहीद कर दिए हैं। हम भी 2 अफराद का अफसोस ज़रूर करेंगे। वैसे अगर शोर मचाते जाए, असल में मुनीज़े आखिरी 2 बातें सिर्फ मैं वाइंड अप करता हूं। एक्शन का रिएक्शन होता है हमेशा, जहां भी एक्शन होगा वहां रिएक्शन होगी और पूरी दुनिया अफसोस कर रही है। हम भी अफसोस करेंगे कि ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर ये बाज ना आए तो ऐसे वाकयात फ्यूचर में भी बिल्कुल ना चाहते हुए होंगे ना, क्योंकि अवाम को हमदर्दी है जो बर्बरियत वो फ़लस्तीन में देख रहे हैं। सायरा जी, आप मुझे ये बताएं कि जुल्म का जवाब जुल्म से दिया जाना चाहिए या फिर रिलीजियस वायलेंस जो हमने देखा है मैनचेस्टर में, आप इसे कंडेम करती हैं? सब बातें सही हैं, मैं कुछ भी अल्फाज मैं नहीं कहना चाहती। तो जो वो अभी जो बात चल रही थी कि जो वहां पर जो मासूम बच्चों का कत्ल किया है, वो लगता है इनके पास भी स्क्रिप्ट राइटर नहीं है, इनके पास भी कोई भोजपुरी फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर है कि वो बंदा आया है और उसके पास फिर खिलौने वाली जैकेट निकल आई और ये हो गया वो हो गया। मैं भी इसकी मजम्मत नहीं करती, मैं कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं कहती। हाँ कि इंसानी जान ये वो, ये सारे भाषण और ये सारे पाठ हमारे पढ़ने के हैं कि जिस तरीके से वहां पर फुटेजेस आती हैं, जिस तरीके से सारा कुछ हो रहा है, अब ये हमदर्दियां वसूल करने के लिए उनको बोलिए। उनको मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ये कहते हैं ना कि जिस तरह पूरी दुनिया में इनके खिलाफ नफरत की लहर चली हुई है, तो लोग समझते हैं किसी ने मुखालिफ ने इनकी इबादत गाह पे हमला नहीं किया। अगर कोई उसमें इबादत गाह में हमला करता तो बहुत जानी नुकसान होता, लेकिन जो गजा में वो कर रहे हैं उससे कम ही होता। तो इन्होंने जो सारा का एक ड्रामा किया है, मैं तो उसको ड्रामा ही कहूंगी, सुन के हंसी आ रही है, ये ऐसे ही है। लेकिन अब हमारी मुस्लिम उम्मा को आंखें अपनी खोलनी चाहिए कि खुदा का वास्ता कि ये तमाम चीजें किस तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान ने जो नॉमिनेशन दी थी उनको नोबेल प्राइज के लिए, कम से कम वो हम वापस ले लें, पूरी कौम आपसे खुश होगी। और ये जो एक मजाक बनाया हुआ है कि वो जो एक नकात को पीएम ने माना और उसके बाद आज जो उन्होंने इसहाक डार साहब ने फ्लोर पे कहा, ठीक है, बाकी जितना क्या जितनी मजम्मत की जाए उतनी मजम्मत कम है। लेकिन जौहर सलीम साहब, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इजराइल को लेकर क्या है? मौजूदा सूरत हाल में भी आप देखें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इस बात पर वाज़े तौर पर रोशनी डालिएगा। साथ ही साथ अगर ये जंग मज़ाहिब की जंग बन गई तो फिर आप आने वाले वक्तों में क्या देख रहे हैं दुनिया की सूरत हाल? जी, सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी जो खारजा पॉलिसी है और इस इशू पे, वो बहुत ही वाज़े है और बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग है। दहाइयों से ये एक बड़ी कंसिस्टेंट पॉलिसी है और वो ये है कि जो इस मसले का जो हल है वो टू स्टेट सोल्यूशन है और फ़लस्तीनियों को उनकी एक आज़ाद रियासत जो सी है वो मिलनी चाहिए। और क्योंकि एक फार्मूला तय हो गया है, उसको माना जा चुका है ओस्लो अकॉर्ड्स के तहत भी, उससे पहले से भी ये
बाद के जो 67 से पहले के जो बॉर्डर्स हैं उन एरियाज में जो कि खैर सिर्फ 22% बनते हैं जो ओरिजिनल फ़लस्तीनी रियासत थी 1947-48 से पहले, लेकिन क्योंकि ये एक आपस में तस्लीम की जा चुकी है तो उसके हिसाब से वो बिल्कुल एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जो है वो ज़रूरी है वहाँ पे अमन के लिए, और उसके बगैर वहाँ पे अमन आएगा नहीं। तो ये तो हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। और मजहबी जंग के हवाले से आपका क्या ख्याल है? देखिए, मजहबी जंग जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें उस तरफ बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। देखें, दहशतगर्दी दुनिया में कहीं भी होती है, वो दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान तो हमेशा उसकी मज़म्मत करता है कि वो कहते हैं ना, हमारी तो पॉलिसी है कि किसी फॉर्म में हो, किसी मैनिफेस्टेशन में हो, हम दहशतगर्दी के खिलाफ रहे हैं, हम उसके विक्टिम भी रहे हैं दुनिया में सबसे बड़े, तो हम तो कभी भी उसके हक में बात नहीं करेंगे। और हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हम तो उसके भी खिलाफ हैं। इस्लामोफोबिया जो हो रहा है यूरोप में इस वक्त या अमेरिका में, उसके भी खिलाफ हैं। हम इस चीज़ के भी खिलाफ हैं कि दूसरे मज़ाहब के खिलाफ भी उनकी जो मुक़द्दस इबादत गाहें हैं उन पर भी हमले हों। हम तो ये चाहते हैं कि मजहबी रज़ादारी बढ़े जो है ना, और मजहबी बुनियादों पे किसी किस्म की नफरत नहीं होनी चाहिए। आपका पॉइंट आ गया, और उसी नफरत के नताइज हम देख रहे हैं, और मैनचेस्टर में भी कुछ इसी नफरत जो नताइज हैं वो हमने देखे हैं। लेकिन इस फेल को कंडेम किया जा रहा है। फ़लस्तीन में जारी इसराइली मज़ालिम का ये नतीजा है जो यौम कपूर पर हमला किया गया, लेकिन ये होना नहीं चाहिए।